आज इस वीडियो में हम अनैतिक संबंधों के बारे में बात करेंगे कि किस प्रकार से व्यक्ति के अंदर वासना जागृत होती है, किस प्रकार से व्यक्ति अनैतिक संबंधों के अंदर धंसता चला जाता है। व्यक्ति के प्रेम संबंधों को भी हम समझने का प्रयास करेंगे कि जिसको हम प्रेम कहते हैं वो वास्तव में सच्चा प्रेम है या वो वासना की तरफ लेके जा रहा है। अगर हम बर्थ चार्ट के अंदर प्रेम संबंधों को देख पा रहे हैं तो उन प्रेम संबंधों को क्या हम शादी में तब्दील होता हुआ देख पा रहे हैं या वो प्रेम संबंध अनैतिक संबंधों की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। हम ये भी समझने का प्रयास करेंगे कि जिसको हम प्रेम कहते हैं क्या कहीं वो वास्तव में वासना तो नहीं है। इन सभी बातों का डिटेल एनालिसिस आज हम करेंगे इस वीडियो के माध्यम से और इसमें हम सहारा लेंगे अष्टक वर्ग का। अष्टक वर्ग एक बहुत ही शानदार टूल है जिसकी सहायता से हम सूक्ष्म और सटीक विश्लेषण कर पाते हैं बड़ी आसानी के साथ में। बड़ा रोचक विषय है और ये टूल जो है अष्टक वर्ग का ये उससे भी बड़ा रोचक है। तो इस सफ़र को हम और आगे बढ़ाते हैं। इससे पहले आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पर ज्योतिष से संबंधित नॉलेजेबल वीडियो मैं आपके लिए लगातार लेकर आते रहता हूं। और आप यदि सब्सक्राइब करते हैं तो अच्छा वीडियो बनाने के लिए मेहनत करने की प्रेरणा मिलती है। उम्मीद करता हूँ आप मेरे प्रयासों का समर्थन करेंगे इस चैनल को सब्सक्राइब करके और वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर करके। और यदि आप में से कोई मुझसे ज्योतिषीय परामर्श लेना चाहते हैं या बर्थ चार्ट का डिटेल एनालिसिस करवाना चाहते हैं तो आप मुझे नीचे दिए हुए नंबरों पर डायरेक्ट कॉल कर सकते हैं या फिर व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। हमारे यहाँ पर सभी समस्याओं का डिटेल एनालिसिस बड़ी प्रामाणिकता के साथ में किया जाता है। और यदि आप में से कोई मुझसे ज्योतिष सीखना चाहे तो आप मुझे एनरोल कर सकते हैं और अधिक जानकारी के लिए मुझसे डायरेक्ट संपर्क किया जा सकता है। तो अब हम आगे बढ़ते हैं आज के इस सफ़र की ओर और ये जानने का प्रयास करते हैं कि किस प्रकार से हम बर्थ चार्ट में प्रेम संबंधों का एनालिसिस कर सकते हैं, उसको शादी के अंदर तब्दील होता हुआ कब देख सकते हैं और कब यही संबंध अनैतिक संबंधों में तब्दील हो जाते हैं, क्यों, क्या और कैसे। इन सभी बातों का जवाब इसी वीडियो में हम लेना चाहेंगे अष्टक वर्ग की सहायता से। तो आइए समझने का प्रयास करते हैं। अब आप इस बर्थ चार्ट की तरफ देखिए। इस बर्थ चार्ट में हमें पांचवें घर से जो है प्रेम संबंधों को देखना है। तो हम कुंडली के पांचवें घर में देख पा रहे हैं कि धनु राशि हमें यहाँ दिख रही है। तो अष्टक वर्ग में ये देखने के लिए हमें सर्वाष्टक वर्ग में जाना होगा और देखना है कि ये धनु राशि कहाँ पर आ रही है। ये रही आपकी धनु राशि और इस धनु राशि के कॉलम में हमें ग्रहों के द्वारा दिए हुए बिंदु दिख रहे हैं। ये टोटल 26 बिंदु हमें दिखाई दे रहे हैं। इन 26 बिंदुओं का हमें आकलन करना है कि ये बिंदु दिए कौन कौन से ग्रहों में हैं और उन ग्रहों के द्वारा दिए हुए बिंदुओं का हम किस प्रकार से मतलब निकाल सकते हैं, किस प्रकार से उन्हें हम समझ सकते हैं, ये समझने का प्रयास करेंगे। आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर दो ग्रह ऐसे हैं जिन्होंने कि 5-5 नंबर इस धनु राशि के अंदर दिए। पहला है आपका बुध और दूसरा है आपका ये बृहस्पति। तो इन 5-5 बिंदु देने वाले ग्रहों का हम मतलब देखें तो ये इस प्रकार से होता है कि पांचवें घर के ऊपर इन दो ग्रहों का प्रभाव सबसे ज्यादा हमें देखने को मिल रहा है। यानी कि पांचवा घर इन दो ग्रहों से पूरी तरह से जो है प्रभावित नजर आ रहा है। तो यह इन दो ग्रहों का मतलब बारी बारी से हम समझते हैं।
आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर बृहस्पति जो है 5th लॉर्ड है और ये यहाँ पर 8th लॉर्ड है। 5 और 8, 5 को हम जो है 5वें घर को हम प्रेम संबंधों से देखते हैं। 5वें घर के अंदर यदि 5वें घर के अधिपति ने सबसे ज्यादा बिंदु अगर दिए हैं तो इसका मतलब ये 5वां घर आपका पूरी तरह से एक्टिवेटेड है। यहाँ पर ये 5वां घर शक्तिशाली बना हुआ है। 5वें घर के रिजल्ट आपको बहुत ही तगड़े देखने को मिलेंगे और 5वें घर से हम प्रेम संबंधों को देखते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये नेटिव प्रेम संबंधों की तरफ आगे बढ़ेगा। ये इससे एक इशारा हमें मिलता है। और ये बृहस्पति 5वें के साथ साथ जो है 8वें घर का भी अधिपति है। तो 5वां और 8वें घर का अधिपति यदि हमें सबसे ज्यादा बिंदु देता है तो इसका मतलब ये हुआ कि इस व्यक्ति के प्रेम संबंध अनैतिक संबंधों की तरफ आगे बढ़ेंगे। इस बात का इशारा हमें देखने को मिलता है। वो इसलिए क्योंकि 5वें घर से हम प्रेम को देखते हैं और 8वें घर से हम अनैतिक संबंधों को देखते हैं। 8वें घर से अनैतिक संबंधों को देखने का भी एक लॉजिक है, क्योंकि 9वां घर जो होता है वो नैतिकता का होता है, नैतिक विचारों का, नैतिक तरीके से किए हुए काम का होता है, नैतिक तरह से विचारों का या फिर नैतिक बुद्धि का जो है यहाँ पर आकलन हमें करना हो तो हम 9वें घर से करते हैं। परंतु 9वें का अगर 12वां देखें तो 8वां घर होता है जो पूरी तरह से जो है अनैतिक संबंधों की बात करता है। अब हम यहाँ पर बुध की भूमिका को समझने का प्रयास करेंगे। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि बुध जो है 11वें घर का और दूसरे घर का अधिपति बना हुआ है। तो 11वें घर से हम लाभदायक स्थितियों को देखते हैं और प्रेम से जो लाभ उठाने की प्रवृत्ति है वो हम 11वें घर से देख पाते हैं। तो यहाँ पर 11वें घर के अधिपति ने सबसे ज्यादा बिंदु दिए हैं, तो इसका मतलब 11वें घर से जो है प्रेम संबंधों का फायदा मिलता हुआ दिख रहा है। इस बात को हम इस तरह से कह सकते हैं। और साथ ही साथ जितने भी ये फिजिकल रिलेशनशिप के मैटर है वो हम कुंडली के 12वें घर से देखते हैं। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि 12वें घर का अधिपति चंद्रमा जो है यहाँ पर कोई बहुत ज़्यादा नंबर नहीं दे रहा है, परंतु इसे हम कुंडली के 12वें घर में या फिर 8वें घर में भी इसे हम चेक कर सकते हैं। ठीक है, ये तो हुआ हमारा एक पहला स्टेप, जिसकी सहायता से हम यहाँ एक नतीजे पे निकले कि इस व्यक्ति के जो है प्रेम संबंध हो सकते हैं और दूसरा ये प्रेम संबंध जो है अनैतिक संबंधों के अंदर तब्दील हो सकता है। अभी तक हमने देखा कि 5वें घर का संबंध जब 8वें घर से स्थापित होता है तो किस प्रकार से व्यक्ति के प्रेम संबंध अनैतिक संबंधों में तब्दील होते चले जाते हैं। अब हम इसको एक और तरीके से देखना चाहेंगे कि जिस व्यक्ति के बर्थ चार्ट की स्टडी हम करना जा रहे हैं, जिसके प्रेम संबंधों का हम एनालिसिस करने जा रहे हैं, क्या उसके प्रेम संबंध शादी के अंदर तब्दील हो सकते हैं। इसे देखने के लिए हमें 5वें घर के अंदर जाना होगा। ये रहा 5वें घर में स्थित धनु राशि, और इस धनु राशि के कॉलम में हमें देखना है कि 7th लॉर्ड ने जो है किस प्रकार का रिएक्ट किया है इस प्रेम के मामले में। तो आप देख पा रहे हैं कि 7th लॉर्ड बनता है सैटर्न, और इस सैटर्न ने यहाँ पर दिया है 3 बिंदु। इसका मतलब यहाँ पर सैटर्न की पोजीशन थोड़ी कमजोर नजर आ रही है। तो इसका हम अगर नतीजा निकालना चाहें तो इस प्रकार से निकाल सकते हैं कि व्यक्ति जो प्रेम का दिखावा कर रहा है वो वास्तव में शादी में तब्दील होने वाला नहीं है। इसको हम 12वें घर से भी स्थापित कर सकते हैं और इसे हम तीसरे घर के साथ भी स्थापित कर सकते हैं।
जो कि हम और डिटेल के साथ में आगे समझने का प्रयास करेंगे। अब हम बात करते हैं कुंडली के 8वें घर से। तो 8वें घर में आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर मीन राशि है। तो हम यहाँ मीन राशि के कॉलम में जाएंगे और यहाँ देखेंगे कि कौन कौन से ग्रहों ने किस प्रकार से यहाँ पर इस 8वें घर को मजबूती प्रदान की है। अगर ये 8वें घर में जो ग्रह इन्वॉल्वमेंट रखते हैं उनका मतलब क्या है, उसको हम किस प्रकार से समझ सकते हैं, आइए उसके बारे में जरा थोड़ा नजर दौड़ाते हैं। इसके लिए हमें देखना होगा कि यहाँ 8वें घर में सबसे ज्यादा बिंदु कौन कौन से ग्रहों ने यहाँ पर दिए हैं। तो आप देख पा रहे हैं कि सबसे ज्यादा 6 बिंदु यहाँ पर शुक्र ने दिए हैं। उसके बाद 5 बिंदु बृहस्पति ने और 5 बिंदु आपके चंद्रमा देता हुआ नजर आ रहा है। ये 3 ग्रह ऐसे हैं, चंद्रमा, बृहस्पति और ये शुक्र। यहाँ पर इस बर्थ चार्ट की पूरी जो है क्लाइमेक्स यहीं पर जो है ओपन होने वाला है कि ये व्यक्ति के अनैतिक संबंध जो है किस प्रकार के हैं, व्यक्ति की सोच यहाँ पर किस प्रकार की है। ये 3 ग्रह हमें सब कुछ बताने को तैयार है। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि ये जो वीनस यानी कि शुक्र जो है 6 बिंदु देता हुआ नजर आ रहा है। तो अगर हम वीनस की पोजीशन यहाँ पे देखें तो वीनस यहाँ पर जो है 3rd लॉर्ड बना हुआ है और ये शुक्र की जो है मूल त्रिकोण राशि भी है। तो यहाँ पर ये शुक्र जो है 3रे घर के ताकतवर रिजल्ट देने वाला है। और यहाँ शुक्र को हम देखें तो इस 8वें घर के अंदर सबसे ज्यादा 6 बिंदु देते हुए नजर आ रहा है। और 8वें घर से, जैसा कि हमने पहले समझा, 8वें घर से हम अनैतिक संबंधों को देखते हैं। तो अनैतिक संबंधों का हम इस शुक्र से संबंध स्थापित होते हुए देख रहे हैं। तो इसका हम एनालिसिस किस प्रकार से कर सकते हैं, ये हमारे लिए काफी रोचक रहेगा। तीसरा घर एक ऐसा घर है जो शॉर्ट टर्म के ऊपर जो फिजिकल रिलेशनशिप है उसको दर्शाता है। यानी कि जो आप आज के मॉडर्न कॉन्टेक्स्ट में इसे जो वन नाइट स्टैंड कहा जाता है, या फिर जो है अपनी फिजिकल रिलेशनशिप के लिए जो है थोड़े से समय के लिए जो है आप पे करके यूज लेते हैं, उसे भी आप जो है इस 3rd हाउस से ही देखते हैं। और साथ ही साथ जो है ये प्रोस्टिट्यूशन का जो काम है वो भी इसी 3रे घर से ही देखा जाता है। तो यहाँ 3रे घर के अधिपति ने सबसे ज्यादा 6 बिंदु यहाँ पर दिए हैं। इसका मतलब व्यक्ति यहाँ पर जो है ये शॉर्ट टाइम फिजिकल रिलेशनशिप की तरफ जाने वाला लग रहा है, या फिर ये व्यक्ति जो है प्रोस्टिट्यूशन के अंदर भी जो है इन्वॉल्व हो सकता है। और जैसा कि मुझे जानकारी है कि ये एक फीमेल का बर्थ चार्ट है और इस फीमेल का सीधा सीधा संबंध जो है प्रोस्टिट्यूशन से ही है। तो ये बात यहाँ पर क्लियर हो जाती है। 8वें घर में 3रे घर की उपस्थिति यहाँ पर इस तरह के संबंधों की तरफ लेकर जाती है, ये बात क्लियर होती है। और अब हम यहाँ बात करेंगे बृहस्पति की। ये बृहस्पति जो है यहाँ पर 5वें घर का अधिपति है और 8वें घर का भी अधिपति है। तो ये 5वें और 8वें का जो रिलेशन है वो अनैतिक संबंधों की तरफ यहाँ इशारा करता है। और साथ ही साथ जो है आप देख पा रहे हैं कि जो चंद्रमा है वो यहाँ पर 5 बिंदु देते हुए नजर आ रहा है। तो चंद्रमा यहाँ 12वें घर का अधिपति है और 12वें घर से हम फिजिकल रिलेशनशिप को देखते हैं, शारीरिक संबंधों को देखते हैं। तो 12वें घर की यहाँ पर स्ट्रॉन्ग पोजीशन है। ये हमें इस बात की जो है इजाजत देती है, इस बात को समझाने का प्रयास है कि ये नेटिव जो है शारीरिक संबंधों के अंदर काफी उत्सुक रहेगा, या फिर इसकी जो है शारीरिक संबंधों को लेकर एक बहुत ही तगड़ी सोच होगी कि इसके बिना जो है इसका गुजारा नहीं हो सकता। तो यहाँ पर 5वें घर के साथ 8वें
आठवें घर का भी संबंध स्थापित हो गया इस आठवें घर में, और इसका 12वें घर से भी संबंध स्थापित हो गया, और तीसरे घर के साथ भी इसका संबंध स्थापित हो गया। तो यहाँ पर ये सभी बातें एक साथ क्लियर हो जाती है, और ये आठवें घर की स्थिति हमें इस नेटिव के बारे में काफ़ी कुछ जो है कह के जाती है, और इससे जो है काफ़ी बातें हमारी क्लियर हो जाती है। अब हम चलते हैं कुंडली के 12वें घर पे। 12वें घर के अंदर आप देख पा रहे कि यहाँ कर्क राशि हमें दिखाई दे रही है, और कर्क राशि के कॉलम में हम जाकर ग्रहों की स्थिति को देखेंगे तो यहाँ पर काफ़ी कुछ जो है क्लियर हो जाएगा। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि इस कर्क राशि में, यानी कि कुंडली के 12वें घर में, 12वें घर का अधिपति यहाँ चंद्रमा है, और 12वें घर के अधिपति ने सबसे ज्यादा बिंदु दिए हैं। इसका मतलब ये है कि 12वें घर की स्थिति यहाँ पर बहुत मजबूत हो गई है। यहाँ पर जिस प्रकार से हम इस बर्थ चार्ट का एनालिसिस कर रहे हैं, जो चीज़ें हमारी 8वें घर से निकल कर आती है, जो चीज़ें हमारी 5वें घर से निकल के आती है, उन चीज़ों को यहाँ पर स्टाम्प मिलता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि 12वें घर के अधिपति ने यहाँ पर सबसे ज़्यादा बिंदु दिए हैं। इसका मतलब ये व्यक्ति अपने फिजिकल रिलेशनशिप के बगैर कभी रह नहीं सकता। इसकी जो है सबसे बड़ी डिजायर यहाँ पर फिजिकल रिलेशनशिप ही दिख रही है। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं कि 12वें घर के अधिपति ने 12वें घर के अंदर सबसे ज्यादा बिंदु दिए हैं, तो इसको हम इस तरह से नहीं कह सकते कि इस व्यक्ति के फिजिकल रिलेशन रहेंगे ही रहेंगे। इसके कहने की पीछे हमारी जो है ठोस वजह है, क्योंकि 5वें घर का कनेक्शन 8वें घर से बना है, 8वें घर का संबंध जो है 12वें घर से बना है, तीसरे घर से भी बना है, फिर 12वें घर का संबंध भी 12वें घर से बन रहा है। तो यहाँ पर एक ये बहुत ही कड़ियां एक दूसरे के साथ में जो है जुड़ती हुई चली जा रही है, और इस आधार पर हम इस नतीजे में पहुंच सकते हैं कि इस नेटिव के जो है फिजिकल रिलेशन काफी गहरे रहने वाले हैं। और अब इस तरह से हम जो है दूसरे ग्रहों की अगर बात करें तो दूसरे ग्रह यहाँ पर कुछ ज्यादा कुछ कहते हुए नजर नहीं आ रहे हैं। अब हम यहाँ तीसरे घर की तरफ जाएंगे। तीसरे घर के अंदर आप देख रहे हैं तुला राशि आती है। ये तुला राशि अगर हम इस सर्वाष्टक वर्ग में देखेंगे तो ये तुला राशि यहाँ पर ये दिख रही है इधर। तो इसके अंदर भी आपको देखो बहुत सारी बातें जो है क्लियर हो रही है। यहाँ पर देखिए 12वें घर के अधिपति ने सबसे ज्यादा नंबर दिए हैं तीसरे घर के कॉलम में, यानी कि तीसरे घर में जो है सबसे ज्यादा मजबूत कौन है? 12वें घर का अधिपति। और 12वें घर का अधिपति का मतलब फिजिकल रिलेशनशिप। तो इस नेटिव के जो है फिजिकल रिलेशनशिप जो है शॉर्ट टर्म के लिए रहेंगे, ये बात इससे जो है क्लियर होती है। अब अगर हम यहाँ इस वीनस को देखेंगे तो वीनस भी जो है 6 बिंदु लेकर सबसे ज्यादा आगे नजर आ रहा है। तो वीनस थर्ड लॉर्ड है, और थर्ड लॉर्ड ने जो है सबसे ज्यादा बिंदु देने का मतलब थर्ड लॉर्ड भी यहाँ पर काफी स्ट्रॉन्ग हो गया। इसका मतलब ये व्यक्ति जो है अपने शॉर्ट टर्म रिलेशनशिप की तरफ आगे बढ़ेगा, वन नाइट स्टैंड की तरफ आगे बढ़ेगा, और ये इसका जो है बाय डिफॉल्ट नेचर नजर आ रहा है। और साथ ही साथ तीसरे घर में आप देखेंगे कि बृहस्पति भी जो है अपनी स्ट्रॉन्ग पोजीशन बनाए हुए हैं, यानी कि अनैतिक संबंध, प्रेम और प्रेम से निकले हुए अनैतिक संबंध, क्योंकि बृहस्पति यहाँ 5वें और 8वें घर को रूल कर रहा है। 5वें का कनेक्शन 8वें से जब होता है तो उसको हम अनैतिक संबंधों की तरफ देखते हैं। तो इस नेटिव के अनैतिक संबंध भी जो है बरकरार देखने को मिल रहे हैं। तो इस तरह से हमने जो है इस बर्थ चार्ट के अंदर 5वें घर का स्टडी किया, 8वें घर का स्टडी किया, 12वें घर का स्टडी किया और तीसरे घर का स्टडी किया। और इन सभी को देखने के बाद में हम एक जजमेंट के ऊपर पहुंच सकते हैं कि ये नेटिव जो है अपने फिजिकल रिलेशनशिप को लेकर बहुत ही एग्रेसिव है, और इसके जो है बहुत से लोगों के साथ में संबंध है, और इसका जो है प्रेम का जो अर्थ है वो सीधा सीधा जो है वासना की तरफ जाता है। अगर हम इसके लगन को देखना चाहें तो लगन से हमें ये पता चल जाता है कि इस व्यक्ति की सोच कैसी है, इसका पर्सनैलिटी कैसा है।
तो इसे देखने के लिए हम लगन की तरफ जाते हैं और लगन के अंदर यहाँ हमें देखने को मिल रही है सिंह राशि। तो हम गए यहाँ सिंह राशि में और सिंह राशि के अंदर हमने देखा कि सबसे ज्यादा बिंदु कौन से ग्रहों ने दिए हैं। जिन ग्रहों ने लगन के अंदर सबसे ज्यादा बिंदु दिए हैं वो ग्रह इस व्यक्ति के स्वभाव की तरफ इशारा करेंगे, वो व्यक्ति के व्यक्तित्व के बारे में बताएंगे, वो ग्रह व्यक्ति की सोच के बारे में हमें बताएंगे। तो यहाँ सबसे ज्यादा बिंदु बृहस्पति ने दिए। बृहस्पति कौन सा है? फिफ्थ लॉर्ड और एट लॉर्ड, यानी कि इस व्यक्ति का झुकाव, इस व्यक्ति की जो है तमन्ना पांचवें घर यानी कि प्रेम और प्रेम से निकले हुए अनैतिक संबंधों की तरफ रहेंगे, क्योंकि बृहस्पति पांचवें घर और आठवें घर का अधिपति यहाँ हमें दिखाई दे रहा है। और साथ ही साथ यहाँ पर सिंह राशि के अंदर सबसे ज्यादा बिंदु देने वालों में ये वीनस भी नजर आ रहा है। और वीनस कौन है? थर्ड लॉर्ड। बात क्लियर हो जाती है, यानी कि इस नेटिव की जो है सोच है वो शॉर्ट टर्म फिजिकल रिलेशनशिप की तरफ जो है ज्यादा रहेंगी और इसका झुकाव जो है अमूमन जो है इसी तरफ देखने को मिलेगा। और वीनस को हम जो है फिजिकल रिलेशनशिप के लिए भी जानते हैं, तो यहाँ पर जो है ये क्रॉस वेरीफाई भी हो जाता है। और साथ ही साथ आप देख पा रहे हैं कि मरकरी ने यहाँ पर जो है सबसे ज्यादा बिंदु दिए हैं, 6 बिंदु। और मरकरी को अगर हम देखें तो 11वें भाव की बात करता है और ये सेकंड भाव की बात करता है। तो 11वें भाव को हमने देखा और डिस्कस किया कि 11वां भाव जो है प्रेम को जो है फायदे की दृष्टि से देखने की प्रवृत्ति देता है। तो यहाँ पर ये बात भी हमें दिखाई दे रही है। और मरकरी की हम पोजीशन देखें तो मरकरी यहाँ पर जो है एक ऐसा ग्रह है जो एक प्रिंस या फिर जो है कम एज के बच्चे लड़के की तरफ जो है टीनेजर की तरफ जो है इशारा करता है। तो यहाँ पर जो है इस नेटिव के जिसके भी साथ संपर्क रहेंगे वो एक टीन एजर की तरफ ही ज्यादा रहेंगे। ये हम इस मरकरी को देखकर कह सकते हैं, क्योंकि मरकरी जो है इसी एज ग्रुप को बिलोंग करता है। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि यह 5, 8, 12, 3 ये 4 ग्रह जो है प्रोमिनेंटली उभर कर आ रहे हैं और ये आपस में एक दूसरे के साथ में कनेक्टेड है। जब ये सभी ग्रह एक दूसरे के साथ में कनेक्टेड हो जाए, एक दूसरे को सपोर्ट करते हुए नजर आए, तो इसको आप इस नज़र से देख सकते हैं कि इस व्यक्ति के अनैतिक संबंध भी रहेंगे और वो रिलेशनशिप की तरफ जाएगा और उसके जो है शॉर्ट टर्म रिलेशनशिप भी रहने वाले हैं। आप सभी से मेरी गुजारिश है कि इस वीडियो को देखने के बाद आप यूं ही किसी भी चार्ट में 1-2 कॉम्बिनेशन को देखकर कभी भी इंटरप्रेट ना करें इस विषय की ओर, क्योंकि ये मैटर बड़ा संगीन है और 1-2 संबंधों को देखकर हम अगर इंटरप्रेट करते हैं तो हम किसी गलत नतीजे पर पहुंचे, इसकी संभावनाएं बहुत ज्यादा बनी हुई रहती है। क्योंकि 12वें घर का अधिपति 12वें घर में यदि स्ट्रॉन्ग बनता है तो वो फॉरेन के अंदर स्ट्रॉन्ग पोजीशन को भी दर्शाता है। और 8वें घर का अधिपति 8वें घर के अंदर यदि स्ट्रॉन्ग होता है तो वो पैतृक संपत्ति या फिर अनवांटेड प्रॉब्लम की तरफ भी इशारा करता है, वो अनअर्न्ड मनी की तरफ भी इशारा करता है, वो रिसर्च पर या एस्ट्रोलॉजी के अंदर प्रोग्रेस की भी बात करता है। और थर्ड हाउस में यदि स्ट्रॉन्ग बन जाए तो वो कम्युनिकेशन स्किल की बात करता है, मार्केटिंग की बात करता है, शॉर्ट टर्म ट्रेवलिंग की बात करता है, हॉबीज की बात करता है। तो आप जो है यूं ही 1-2 कॉम्बिनेशन को देखकर इस नतीजे पर ना पहुंचे तो ज्यादा बेहतर रहेगा, क्योंकि ये एक बहुत ही संगीन विषय है और किसी जजमेंट पर पहुंचने से पहले सभी ग्रहों का स्ट्रॉन्ग रिलेशन हमें देखना होगा, समझना होगा। 5वां घर, 8वां घर, 12वां घर, तीसरा घर, ये सभी घर आपस में मजबूती के साथ में संबंध बनाए हुए होने चाहिए। सभी घर एक दूसरे को जो है सपोर्ट करते हुए नजर आने चाहिए। और यदि इन सभी के बीच में एक
बॉन्डिंग बनती है, एक शक्तिशाली संबंध स्थापित होते हैं, तभी आप इस नतीजे पे पहुंच सकते हैं और आप तभी इंटरप्रेट करेंगे। और यदि आप एस्ट्रोलॉजी के अंदर नए नए हैं तो फिर इस प्रकार के प्रेडिक्शन करने से आपको थोड़ा बचना है। जब तक आपका अनुभव नहीं आ जाए, जब तक आप बहुत सारे बर्थ चार्ट के ऊपर प्रैक्टिस ना कर लें, तब तक जो है इस प्रकार के इंटरप्रिटेशन से आपको बचना है। तो ये था हमारा एक छोटा सा विश्लेषण, जिसमें हमने एक ऐसे विषय को उजागर करने का प्रयास किया जो काफ़ी रोचक है और एस्ट्रोलॉजी के अंदर बहुत ही कम जगह पर जो है इसका विश्लेषण हमें देखने को मिलता है। उम्मीद करता हूँ कि ये विश्लेषण आपको ज़रूर अच्छा लगा होगा। अगर हाँ, तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना है और वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर करना मत भूलना। तो मिलते हैं अगले वीडियो में किसी नई जानकारी के साथ में। तब तक के लिए इजाज़त।